हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड्स मेन ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हमारा बेसिक फिजिकल एंड केमिकल कंसेप्ट इन बायोलॉजी यूनिट जो हमने स्टार्ट किया था, अभी वही उसके अंदर ही ये टॉपिक हम देख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन पॉलिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था सबसे पहली बार। तो इसका कंसेप्ट ये कहता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो इस तरह से कंबाइन करते हैं जिसमें वो न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स को बना पाए, जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं फिर वो आगे जाकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इस तरह से कॉम्बिनेशन होना या कंबाइन करना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाए, ठीक है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस तरह से कंबाइन करते हैं कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं और फिर बाद में वही हाइब्रिड ऑर्बिटल आगे जाकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि दो स्पीशीज है, उन दोनों को अगर क्रॉस करवाते तो एक हाइब्रिड तैयार होता है। उसी तरह से दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स को जब आप एक साथ कहना चाहिए कंबाइन करोगे तो एक नया वहां पर जो सेट बनता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है। तो ये एक बेसिक सी चीज थी जो हमने यहाँ पर देखनी थी। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ इसको। एटॉमिक ऑर्बिटल्स है दो, मान लीजिए ये दोनों आपस में जब कंबाइन करेंगे तो इसकी वजह से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और यही हाइब्रिड ऑर्बिटल आगे जाकर अगर आप बात करोगे तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। सो अगर आप नोट्स में लिखना चाहते हो तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब भी किसी एटम को बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होगा तो एटम अपने कौन से वाले ऑर्बिटल्स का यूज करेगा? एक हो गया अंदर इनर शेल वाले ऑर्बिटल्स, तो वो तो अंदर सेफली बैठे तो उनको यूज नहीं करेगा। कोई भी एटम होगा तो वो उनको यूज नहीं करेगा और ऑर्बिटल्स को यूज करके बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, बल्कि जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स होंगे, जो आखिरी वाले शेल के ऑर्बिटल्स होंगे, विल टेक पार्ट इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये भी याद रखना कि ऑर्बिटल्स कौन से वाले पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड शेल फॉर्मेशन में? वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर एंड में प्रॉब्लम क्या आती है, जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें एसपी जैसे ये सारी चीजें भी होती है वहीं कहीं ना कहीं। तो ये सब जो चीजें होती है इन सबकी एनर्जी जो होती है, एनर्जी वो वहां पर डिफरेंट होती है। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल में कौन से वाले किस चीज का यूज करना चाहिए? एस का यूज करे कि पी का यूज करे जिससे कि अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? ये प्रॉब्लम वहां पर आती है। इसी वजह से एटम क्या करता है कि मान लीजिए एस के पास एनर्जी ज्यादा है, पी के पास थोड़ी कम एनर्जी है। तो इस टाइप की चीज अगर हो रही है, प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो एटम क्या करता है, इस एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है सबसे पहले। तो सबसे पहला काम तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चले जाता है, जिससे क्या होता है जितने भी वहां पर ऑर्बिटल्स होते हैं, वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उन सारे वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स में इक्वल एनर्जी भी आ जाती है, इक्वल शेप भी आ जाता है। ऐसा नहीं कि कोई एस रह जाएगा कोई पी रह जाएगा। अगर कोई एस है तो अगर जितने एस पी जितनी भी चीज है वो सब एक साथ हो जाएगी, सभी एसपी बन जाएंगे। या फिर अगर पी है तो 2p बन जाएगा, सब सारे पी बन जाएंगे। इस टाइप से सेम सब चीज हो जाएगी। तो उससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर हो जाएगा, ऑर्बिटल सेम हो जाएंगे एक दूसरे से। तो जब ये ऐसी चीज, ये कंडीशन आ जाए, जब जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स थे उनके सारे ऑर्बिटल्स में एनर्जी भी सेम हो जाए और उनका शेप भी हर सबका एक जैसा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि अब वो ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। तो इसी तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते। जब हमने शुरू में यहाँ कंसेप्ट देखा था कि नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करते तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते, लेकिन ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अगर आपसे कोई कैरेक्टर पूछे तो वो ये होता है कि वहां पर इक्वल एनर्जी और इक्वल शेप हमें देखने को मिल जाता है। एक सेकेंड। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। अब यहां से पढ़ते हैं। द मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू अकोमोडेट द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। यहां से देखो, ऊपर देखो, यहां पर is known as hybridization. Hybridization occurs to minimize electron pair repulsions when atoms are brought together to form molecules. Each of these hybridization schemes correspond to one of the 5 fundamental Vesper geometries. Vesper geometries या Vesper जो थ्योरी थी उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है। तो बुक की लैंग्वेज में तो आपको ये डेफिनेशन मिल गई, बट स्टिल मैं अपनी इजी लैंग्वेज में भी आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ। आप अपनी नोटबुक्स में यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स of slightly different energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and identical shape. वही बात है कि नॉर्मली जो एनर्जी पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है वो करी जाएगी, इक्वल कर दी जाएगी, और जब वो इक्वल हो जाएगी तो वहां जो नया वहां पर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
एक चीज का और यहाँ ध्यान रखना कि हाइब्रिडाइजेशन का एक फीचर होता है कि जितने भी नंबर ऑफ, या कह सकते हो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वहां पर बन रहे हैं वो इक्वल होते हैं टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर अगर आपको देखने को मिल रहा है कि 2p ऑर्बिटल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पर कितने हो गए, आप इसको कह देंगे 2। फॉर एग्जाम्पल अगर इस टाइप, या 2p नहीं कहते, एक काम करते हैं यहाँ s और p दोनों लिख लेते हैं, एक p है और एक s है, तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसी तरह से मान लीजिए, या फिर यहाँ पर आप इसको थोड़ा, इसको यहाँ से जो 2 हटाओ, इसको अभी 2 कर दो, p और s है तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। वहीं कभी ऐसा हो जाए कि 2 s ऑर्बिटल्स हैं और एक p ऑर्बिटल्स है, तो उस केस में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। फिर इसके अलावा एक फीचर अब आपको याद हो गया कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उन सबकी एनर्जी भी सेम होती है और उनका शेप भी इक्वल या सेम होता है, तो वो दूसरा फीचर होता है। और अगर आप प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो कि यहाँ पे शुरू में मैंने बात की थी, अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से डायरेक्टली बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा दोगे तो इतने स्टेबल बॉन्ड्स नहीं बनते। इसीलिए हमें इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आगे बढ़ाकर पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाना पड़ता है, फिर आगे जाके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होती है। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से ज्यादा स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन किस में देखने को मिलेगा, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में मिलेगा। सो द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिर लास्ट में एक और कैरेक्टर आ जाता है, फोर्थ कैरेक्टर हमारे पास, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर जो बन रहे हैं इनका शेप कैसा होगा, शेप कैसा होगा। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से अरेंज होते हैं, इस तरह से डायरेक्टेड होते हैं कि जिसमें, क्योंकि देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन तो हुआ होगा, आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो बने ही होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे अगर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर बनते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से बनाए जाते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो। डिस्टेंस कैसा हो जाए, इनके बीच में मैक्सिमम हो जाए। जब इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो वो उतना ही ज्यादा स्टेबल अरेंजमेंट वहां पर शो करेंगे। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिपल्सिव होना चाहिए, दूर रहना चाहिए, तब जाके स्टेबिलिटी वहां पे बहुत अच्छी आती है। तो लास्ट कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन का या फीचर यही होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रिफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड दस अ स्टेबल अरेंजमेंट। तो ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि रिपल्शन जो होगा, रिपल्शन वो मिनिमम होगा लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से सबसे दूर जब होंगे, डिस्टेंस इनका जब मैक्सिमम होगा तो उनका रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा, वो एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, ये समझ सकते हो आप। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस तो मैक्सिमम होना चाहिए, तभी जाकर रिपल्शन मिनिमम होता है और तभी जाकर स्टेबल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये तीनों चीजें हैं जो मिलकर यहाँ पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप डिसाइड करवाती है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रिफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्शन एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दस अ स्टेबल अरेंजमेंट। अच्छा, एक बात और याद रखना कि दो ऑर्बिटल्स जो कि एक साथ मिलकर कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो आपस में उनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तभी उनमें एनर्जी भी कहीं ना कहीं इक्वल जैसे हो जाती है। जैसे एस और पी की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अगर आप 3s और 3d में देखोगे तो इनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो उसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर 3s 3d में देखोगे नॉर्मली बनता भी नहीं है। तो नॉर्मल वे में अगर याद करोगे तो द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, जैसे एसपी की ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होती है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। अच्छा, ये बात अब यहाँ क्लियर हो गई थी कि वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स का यूज करना है आपको, तभी जाके वो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। लेकिन वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स में कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते होंगे कि जो फील्ड ऑर्बिटल्स है क्या वो बना नहीं पाएंगे, सिर्फ हाफ फील्ड ही बना पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स में चाहे हाफ फील्ड वाले ले लो आप, हाफ फील्ड ले लो या फील्ड ले लो, क्योंकि कई केसेस में ये भी देखा गया है जो फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वैलेंस शेल के, वो भी यहां पर फॉर्मेशन कर लेते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। तो एक अच्छी चीज है, एक प्लस पॉइंट है ना ये, तो ये आपको समझ में आ गया यहां से। फिर उसके बाद एक पॉइंट और एक्स्ट्रा बताती हूँ यहाँ पर आपको, अच्छा पॉइंट है आपके लिए। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं एज कम्पेयर टू, अगर आप बात करोगे, ये थोड़ा मैक्सिमम टाइप का हाइब्रिडाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। वहीं हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनमें अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, थोड़ा कम देखने को मिलता है। यहाँ मैक्सिमम मिलता है। सो हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन डोंट हाइब्रिडाइज दैट मच, और यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइब्रिडाइजेस मोर एज कम्पेयर टू देम। अब देखो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इतने सारे होते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, dsp2, dsp3, d2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
तो यहाँ पर जैसे कि नंबर ऑफ इफेक्टिव पेयर या कितने ऑर्बिटल्स है, जैसे sp में बात करें तो 2 ऑर्बिटल्स है, sp2 में 2 p है, एक ऐसे तो टोटल 3 हो गए, p3 है एक ऐसे तो टोटल 4 हो गए। उसी तरह से यहाँ पर देखोगे इस साइड तो वहां भी आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर dsp3 है तो 3 4 5 5 हो गए, फिर 3 4 5 6 हो गए। इस टाइप से आपको याद रखना है। तो इसमें याद क्या रखने वाली चीजें, यहाँ पर इनका अरेंजमेंट ऑफ पेयर कैसा हो रहा है, यहाँ पर sp में 50% s का कैरेक्टर होता है, 50% p का कैरेक्टर होता है, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होता है। वहां पर लीनियर बाय पिरामिडल देखने को मिलता है, यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल होता है। ये सारी चीजें यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और मैं आपको एक यहाँ पर एक और डी ऑर्बिटल्स किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उसका एक टेबल और शो कर देती हूँ, उसमें आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, वो भी आप देख लेना। सो ये टेबल है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर आप इसके एग्जांपल्स भी देख सकते हो। सो इसी के बाद हमारा हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट यहाँ पर ओवर हो जाता है। बहुत और भी डिटेल में मैं इसको समझा सकती थी, लेकिन हम अभी केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इससे ज्यादा हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को अभी नहीं देखेंगे, बस यहाँ पर स्टॉप करेंगे। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा हाइब्रिडाइजेशन का। अब हमारा नया कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट जो हो रहा है उसका नाम है वाटर। थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ स्क्रीन के ऊपर हमारे टेक्स्ट को, फिर हम लोग इसको भी रीड आउट भी करेंगे और साथ साथ में समझते जाएंगे। सो ये वाटर का जो टेक्स्ट है इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सो वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन लिविंग सिस्टम, ये तो हम सभी जानते हैं, मेकिंग अप 70% और मोर ऑफ द वेट ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म डाउटलेस अरोज इन एन एक्वस एनवायरमेंट। पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ऐसा माना जाता है कि पानी में सबसे पहले उनका फॉर्मेशन हुआ था। एक वाटर मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे तो उसका शेप टेट्राहेड्रॉन होता है विथ ऑक्सीजन एट इट्स सेंटर, द 2 हाइड्रोजन्स एंड द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिमेनिंग 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब देखो यहाँ से ये भी अच्छा पॉइंट आ रहा है यहाँ पर कि अगर वाटर में कोई पूछ ले कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ पर, है ना, और इसका शेप टेट्राहेड्रॉन होता है। तो जो जो पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप उसको चाहे तो मार्क करते जाए। मेरे बुक के अंदर अभी पूरी मार्किंग पेन है मेरे पास अभी, तो अभी मैं इससे बता रही हूँ आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एंगल कितना बनता है तो देखो अभी हमने बात की थी कि अगर sp3 होता है तो sp3 का टेट्राहेड्रल शेप होता है, वो तो हमें पता ही है, और उसका एंगल कितना होता है वो नॉर्मली 109.5 डिग्रीज के आसपास होता है। तो यहाँ पर 105 डिग्री का एंगल बताया गया बिटवीन द हाइड्रोजन, डिफर स्लाइटली फ्रॉम द आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल जो कि 109.5 डिग्रीज होता है। देखो यहाँ टेबल देखो अपना, ये देखो sp3 में टेट्राहेड्रल शेप होता है, इस टाइप का शेप होगा, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल का भी, और इसका एंगल नॉर्मली कितना होना चाहिए 109.5 डिग्रीज का होना चाहिए। तो बोल रहे कि आइडियल अगर 109.5 डिग्रीज है तो वाटर के इस मॉलिक्यूल में भी इसके ही आसपास आपको मिलता है जो कि 105 होता है। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। इस पैराग्राफ में 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे। सो द वाटर मॉलिक्यूल एंड इट्स आयोनाइजेशन प्रोडक्ट जैसे कि H+ एंड OH- होता है, इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर, सेल्फ असेंबली एंड properties of all cellular components including proteins, nucleic acids and lipids. The non-covalent interaction responsible for the strength and specificity of recognition among biomolecules are decisively influenced by the solvent properties of water. ठीक है, तो जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते हैं वो भी वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज की वजह से तो थोड़े से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ऊपर। अच्छा, इस वाले टॉपिक में वाटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो हम इस टॉपिक में समझ लेंगे, एक एक करके सब देखते जाएंगे। फिर हमारे पास कुछ और पॉइंट्स आ रहे हैं वाटर के, कि वाटर के अंदर हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है और हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। मोस्ट अदर कॉमन सॉल्वेंट्स के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो ये अनयूजुअल प्रॉपर्टीज वाला होता है, और इसके कंसिक्वेंस होते हैं अट्रैक्शन बिटवीन एडजेसेंट वाटर मॉलिक्यूल दैट गिव लिक्विड वाटर ग्रेट इंटरनल कोहेशन विच इज द कॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरएक्शन का एक रीजन यहाँ पर होता है। मॉलिक्यूलर इंटरएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम वापस वाटर के ऊपर आ जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का यहाँ पर मिल जाना चाहिए, तो थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का नॉलेज दे देते हैं आपको यहाँ पर। तो जैसे कि आइस मेल्ट हो रहा हो, आप इमेजिन करो आइस है वो मेल्ट हो रहा है, वाटर है वो बॉईल कर रहा है, प्रोटीन की अनफोल्डिंग हो रही है, आरएनए की भी अनफोल्डिंग हो रही है, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो रहा है, मेम्ब्रेन्स डिसेंबल हो रही है। इन सारी चीजों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर किस बेसिस पे ये सब चीजें हो रही है, किसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरेक्शन होता है कहीं ना कहीं, उसी की चीजें के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के पॉइंट्स में आती है सब बातें।
इससे पहले वाले लेक्चर्स जो आए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, आयोनिक बॉन्डिंग थी, मैंने बॉन्डिंग जब आपको पढ़ाई थी तो उसमें आपको याद होगा मैंने कहा था कि कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, ये सारी बॉन्डिंग कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि दोनों एटम्स, दो एटम्स जो डिफरेंट एटम्स होते हैं उनको पास रखने की, टुगेदर करने की कोशिश में लगे होते हैं, उसी को हम कहते हैं बॉन्डिंग। लेकिन ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ये हमेशा एक ही जैसे अट्रैक्टिव वाला काम नहीं करती या दोनों को जोड़ने का काम नहीं करती, दो एटम्स को जोड़ने का काम नहीं करती। कभी कभी आप इसके अंदर देखते हो अट्रैक्टिव फोर्सेस को और कभी कभी आप इसमें देखते हो रिपल्सिव फोर्सेस को। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों ही यहां पर देखने को मिलते हैं। सो द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। किसके बीच में होते हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस? मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम्स। एक चीज और याद रखना, बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम्स, जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे उन एटम्स के बीच में भी ये फोर्सेस वर्क कर सकते हैं। तो इंटरेक्शन एक अलग चीज होती है, बॉन्डिंग एक अलग चीज होती है। आप यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को अगर आप कोवेलेंट बॉन्डिंग से, ठीक है, जैसे मैंने बताया बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन दोनों डिफरेंट चीजें होती है। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को अगर आप कोवेलेंट बॉन्डिंग जो कि हमने पहले पढ़ी थी उससे अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा वीक होते हैं। कैसे होते हैं ये फोर्सेस? वीक फोर्सेस होते हैं। और ये वीक फोर्सेस इतने वीक होते हैं कि इनकी अगर आप एनर्जी की बात करते हो, इसकी अगर आप एनर्जी की बात करते हो तो वो लेसर देन या लेस देन होती है 10 किलो कैलोरीज पर मोल। 10 किलो कैलोरीज पर मोल से भी ज्यादा कम होती है इन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की एनर्जी। या फिर कोई पूछ ले कि जूल्स में बताओ तो वो लेस देन होती है 40 किलो जूल पर मोल। 40 किलो जूल पर मोल से भी ज्यादा कम होती है। इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखोगे। 10 किलो कैलोरीज पर मोल कह सकते हो या किलो जूल्स पर मोल कह दो, आपको जो भी जैसा क्वेश्चन हो उसके बेसिस पर देखना है। और जो 4 तरह के नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयोनिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एंड वेंडरवॉल इंटरेक्शंस। इनकी स्ट्रेंथ भी आपके सामने है यहाँ पर। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस पे सबसे पहले जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को पढ़ेंगे तो उससे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ हमारे पास आ रहा है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देन फिर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड्स को देख लेंगे, यानी कि ये जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का पहला वाला टाइप है हम उसको देख लेंगे। तो वाटर के अंदर का हाइड्रोजन बॉन्ड भी इस तरह से कवर हो जाएगा और जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हमने स्टार्ट किया टॉपिक वो भी साथ के साथ कवर होगा। तो दोनों चीजें आपको आ जाएगी यहाँ से। सो वाटर इज अ डाइपोल, a molecule with electrical charge distributed asymmetrically about its structure। ये भी पता होना चाहिए एक डाइपोल होता है। The strongly electronegative oxygen atom and a partial positive charge hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम पे याद रखना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सो यहाँ पर उनके बीच में एक फोर्स या कहना चाहिए इंटरेक्शन होता है और इस वजह से वहां पर एक डाइपोल बनता है। डाइपोल कहते हैं उसको जिसमें एक चीज पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए और एक चीज पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए। इसी तरह से वाटर बनता है जिसमें ऑक्सीजन नेगेटिव होती है और हाइड्रोजन वहां पर पॉजिटिव होता है। वाटर एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल होता है और इसके अंदर हाई इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखने को मिलता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एग्जांपल हेक्सेन का अगर होगा तो 1.9 होता है, इथेनॉल का 24.3 होता है, लेकिन वाटर का 78.5 होता है, जिसको नॉर्मली हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जिसको हम के भी कहते हैं तो वो नॉर्मली हम 80 यूज करते हैं वाटर का। अगर हम कंसेप्ट देखते हैं जब न्यूमेरिकल्स के अंदर तो आपने ध्यान दिया होगा हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 80 कंसिडर वहां पर करते हैं। तो इसी तरह से वाटर का स्ट्रॉन्ग डाइपोल भी होता है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बहुत हाई होता है, जैसे कि आप कंपेयर कर ही पा रहे हैं यहाँ से। 1.9 था, 24.3 था इथेनॉल का, लेकिन वाटर का सीधे 78.5 हो गया। सो वाटर देयरफॉर ग्रेटली डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज एंड पोलर स्पीशीज रिलेटिव टू वाटर फ्री इन्वायरमेंट्स विथ लोअर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स। इट्स स्ट्रॉन्ग डाइपोल एंड हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इनेबल वाटर टू डिजोल्व लार्ज क्वांटिटीज ऑफ चार्ज्ड कंपाउंड सच एज सॉल्ट्स। इसीलिए वाटर इतना अच्छा सॉल्यूबल कहलाता है क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटीज मतलब उसका जो कहना चाहिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो इतना हाई था कि इस वजह से वो यहाँ पर लार्ज क्वांटिटीज जो होते हैं चार्ज कंपाउंड सच एज सॉल्ट्स को उनको डिसॉल्व कर पाता है। तो एक अच्छी चीज है वाटर की और एक बहुत अच्छी क्वालिटी इसी वजह से आती है। उसके बाद हमारे पास एक और पैराग्राफ है, पोलर बायोमोलिक्यूल्स डिसॉल्व रेडिली इन वाटर बिकॉज दे कैन रिप्लेस वाटर वाटर इंटरेक्शंस विथ मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल वाटर सॉल्युबल इंटरेक्शंस। इन कॉन्ट्रास्ट नॉन पोलर बायोमोलिक्यूल्स इंटरफेयर विथ वाटर वाटर इंटरेक्शंस बट आर अनेबल टू फॉर्म वाटर सॉल्यूट इंटरेक्शंस। कंसिक्वेंटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर पोअरली सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को देखोगे इस वजह से वो पोअरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि रीजन इस पैराग्राफ में आपको समझ में आ गया होगा। इन एक्वस सॉल्यूशंस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स टेंड टू क्लस्टर टुगेदर।
तो एक्वा सोल्यूशन में लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अच्छे से क्लस्टर टुगेदर करते हुए पाए जाते हैं। अब फाइनली हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, यानी कि पहला जो हमारा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको अभी मैंने एक टेबल में शो किया था आपको टाइप्स में, तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को यहाँ पर समझ लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये ऐसी बॉन्ड होती है या ऐसा इंटरेक्शन होता है जो कि फॉर्म होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक ऑक्सीजन है, और दूसरी तरफ एक और ऑक्सीजन है, या फिर ए एटम कह दो आप, या फिर बी एटम कह दो। तो इसमें इस टाइप से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कि हाइड्रोजन पर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, वहीं आसपास के दो एटम्स होते हैं उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आ गए ऑक्सीजन के, तो ऐसी बॉन्ड जो कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बनती है, और वो भी कैसे बन रही, बीच में एक हाइड्रोजन भी आ गया, इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सो बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ये एक ऑक्सीजन हो गया और दूसरा एक ये ऑक्सीजन हो गया, उसको हम कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक एटम, यहाँ पर एक एटम की बात करो, जैसे ए एटम की बात कर लो आप, इसको ए नाम दिया था आपने, इस एटम की अगर आप बात करते हो तो ये यहाँ पर एक्ट करेगा, यहाँ पर कोई एक ऐसा एक्ट करेगा जो कि हाइड्रोजन डोनर बन जाएगा, और सेकंड एटम ऐसा होगा जो कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर बन जाएगा, ये याद रखना है। तो एक मान लो यहाँ पर ऐसा ऑक्सीजन होगा जो कि ये यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, ये हाइड्रोजन तू ले लो, इसको बोलेगा ले लो, इस टाइप से डोनेट करेगा। और यहां पर से एक ऐसा हो जाएगा जो कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे लेकिन फिर भी यहाँ पर एक तो थोड़ा सा डोनर की तरह एक्ट करता है, हाइड्रोजन डोनर की तरह, और एक यहाँ पर थोड़ा सा हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है। इस तरह से यहाँ पर एक क्वालिटी और देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक यहाँ पर जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होता है, नॉर्मली अभी मैंने शुरू में बताया ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर थोड़ा सा डोनर की तरह काम कर रहा है और एक यहाँ पर एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, यानी कि थोड़ा ज्यादा नेगेटिव और थोड़ा ज्यादा, इस टाइप से कैसे डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर ओरिजिनली हम ये इतना सा पोर्शन देखते हैं, लेकिन ओरिजिनली जब पूरे वाटर को आप देखोगे तो वहां पर कुछ इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका एक ए मॉलिक्यूल है, आप नाम रख रहे हो फॉर से, और वो यहाँ पर जाकर जुड़ रहा है एक और से, और ये यहाँ से ऐसे जुड़ रहा है दो और से, ये दो बॉल्स आ गई यहाँ पर, तो ये एक वाटर का एक मॉलिक्यूल है, और फिर दूसरा यहाँ पर एक हाइड्रोजन रखा हुआ है, फिर यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल बी है, वो एक से जुड़ रहा है, फिर उसके पास एक से जुड़ रहा है और एक से जुड़ रहा है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया आपका, और एक मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा वो तो आपका यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, उसमें से एक ये जो होगा इसका इससे कनेक्टेड हो जाएगा, एक इस वाले मॉलिक्यूल की तरफ से जो कि नेगेटिव चार्ज का होगा, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये भी है तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज का होगा, वो उस तरफ वाले मॉलिक्यूल का होगा, उससे भी ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मेशन होगा, इनका भी कुछ ना कुछ इधर से कुछ बनेगा, इसका भी इससे बनेगा, इस तरह से वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। एक ही सिंगल मॉलिक्यूल में ये देखने को हमें लगता है कि शायद एक ही सिंगल मॉलिक्यूल में हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें से एक का यहाँ से एटम ले लेते, एक का एटम इधर से ले लेते, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन वहां पर होता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होती है इसका कैरेक्टर कैसा होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स में 90% तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर, ठीक है, और 10% यहाँ पर कोवेलेंट नेचर देखने को मिलता है, कोवेलेंट नेचर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स में 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर देखने को मिलता है और 10% कोवेलेंट नेचर देखने को मिलता है। तो इसी वजह से हाईली अगर कोई नेचर अगर कंपैरिजन में पूछा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स का नेचर कैसा होता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक 90% यहाँ पर होता है। फिर एक चीज और जो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है कि यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया था, एक थोड़ा सा डोनर की तरह एक्ट करता है, थोड़ा सा एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में से एक थोड़ा सा डोनर जैसा एक्ट करता है कि थोड़ा दे देता है उसकी तरफ, और एक ऐसा होता है जो थोड़ा ज्यादा लेने की कोशिश करता है, एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इन ए और बी की बात करी हूं, इनमें से कोई ए फॉर एग्जाम्पल डोनर बन रहा है और बी मान लो यहाँ पर एक्सेप्टर बन रहा है, हाइड्रोजन तो बीच में है ही, तो ये इस टाइप की चीज होती है। तो यहाँ पर एक याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो डोनर होता है, ये जो डोनर यहाँ पर होता है, ये डोनर यहाँ पर अनशील्डेड एसिडिक प्रोटॉन की तरह एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? एसिडिक प्रोटॉन की तरह एक्ट करता है। और वहीं एक्सेप्टर की अगर आप बात करते हो तो वो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह एक्ट करता है, बेसिक इलेक्ट्रॉन
पेयर या फिर लोन पेयर भी कह सकते हो, बेसिक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह एक्ट करता है। तो ये दोनों चीज होती है। बाद में हम पढ़ेंगे एसिड और बेस वाले जब कंसेप्ट, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर जो हमने बताया वो वहां पर भी काम आ जाएगा, जो कि एक तरह का इंटरमीडिएट हो गया। ये एक इंटरमीडिएट है जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच का इंटरमीडिएट है। एक देना चाह रहा है प्रोटॉन, एक लेना चाह रहा है प्रोटॉन, तो उसके बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। वो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमें देखने को मिलता है। तो बिटवीन द एक्सेप्टर एंड डोनर, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर, कि ये पूरी तरह से ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है ना पूरी तरह से कोवेलेंट होता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम कैरेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का इसमें देखने को मिलता है, जो कि 90% होता है। फिर इसके अलावा मैंने शुरू में आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्डिंग को अगर आप मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से कंपेयर करते हो तो इसके अंदर बहुत वीक रहती है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अगर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग से कंपेयर करें तो वीक होती है, तो इसकी मतलब ये था कि एनर्जी इसकी लेस होती है, और इतनी लेस होती है 10 किलो कैलोरीज पर मोल या फिर 40 किलो जूल्स पर मोल से भी ज्यादा कम होती है। तो अगर कोई पूछ लेता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की, अभी मैंने टेबल में तो आपको शो कर दी, पर हम यहाँ पर फिर से अगेन रिपीट कर रहे हैं, एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी होती है, तो इसकी एनर्जी होती है 20 किलो जूल्स पर मोल। हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी होती है 20 किलो जूल पर मोल इन वाटर। हाँ, H2O के अंदर के हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जीज। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की अगर एनर्जी की बात करें तो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड की बता दी आपको। अगर कोई पूछ लेता है कि कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है, तो वो याद रखना 460 किलो जूल पर मोल होती है फॉर O एंड H कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड अगर आप देखोगे तो उसकी एनर्जी इतनी होती है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड देखोगे तो उसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी। दोनों में आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कंपैरिजन कर रहे हो, एक तरफ आप हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहे हो तो दूसरी तरफ आप कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी देख रहे हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में इतनी कम हो गई 20 किलो जूल पर मोल। देखो 40 किलो जूल मोल जो है उससे भी कम ही जा रही, वो पॉइंट हमारा यहाँ पर पूरा तरह से क्लियर हो जाता है इससे। और कोवेलेंट बॉन्ड तो 460 किलो जूल पर मोल्स तक जा सकती है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम एक और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जितने पॉसिबल पॉइंट्स होंगे वो सब देख लेंगे तो CSIR नेट पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके लिए क्रैक करना उसको इजी हो जाएगा। आपने शुरू में देखा था कि वाटर का जो एंगल होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक डोनर एटम है, ये एक्सेप्टर एटम है, यानी ऑक्सीजन होगी दोनों कहीं ना कहीं, और यहाँ बीच में हमारा हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ से इस टाइप से हम उसको शो करते हैं। तो हमने बात की थी कि हाइड्रोजन या फिर H2O कहना चाहिए, H2O कहना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं कहना चाहिए। H2O में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने डिग्रीज का होता है, यहाँ पर ये 180 डिग्रीज का होता है। कितने एंगल का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो जब 180 डिग्री एंगल होगा डोनर, एक्सेप्टर और हाइड्रोजन के बीच में, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, जो कि एक मैक्सिमम होता है 180 डिग्री के अलावा इससे ज्यादा बड़ा कभी भी देखने को नहीं मिलता। हाँ, इससे कम थोड़ा मिल सकता है, लेकिन 180 डिग्री मैक्सिमम होता है। तो 180 डिग्री तो एक मतलब कहना चाहिए यूनिवर्सल वाला एंगल है, जिसको आपको सबको याद ही होता है। तो ये जो एंगल रहता है, अगर ये बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो बहुत अच्छी होती है, स्ट्रेंथ मोर होती है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर ये एंगल डिक्रीज करने लग जाए, यानी 180 से आप डिक्रीज करवाने लग जाओ एंगल को, 180 से आप डिक्रीज करवाने लग जाओ अगर एंगल को, तो उस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो जब एंगल डिक्रीज करता है जो कि लेसर देन 180 डिग्री होता है, तो साथ साथ जो स्ट्रेंथ जो होती है यहाँ पर वो भी डिक्लाइन करने लगती है, कम होने लगती है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो स्ट्रेंथ यहाँ पर कम होने लगती है, इस वजह से स्ट्रेंथ कम होगी तो जो एंगल जो प्रॉपर था या फिर हाइड्रोजन जो बॉन्ड स्ट्रांग हो रही थी थोड़ी सी भी, वो और वहां पर वीक होने लगती है, स्ट्रेंथ डिक्लाइन हो जाती है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखो, प्रोटीन्स के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है अल्फा हीलिक्स, एक होता है बीटा प्लीटेड शीट, तो मैं बीटा शीट लिख देती हूँ उसको, इस टाइप से जो होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो अल्फा हेलिक्स होता है उसका तो 180 डिग्री एंगल ही होता है, जो कि नॉर्मल एंगल है। फिर बीटा शीट में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एंटी पैरेलल और एक होता है पैरेलल। तो एंटी पैरेलल भी 180 डिग्री वाला ही एंगल शो करता है, बॉन्ड एंगल शो करता है। लेकिन पैरेलल जो शीट होती है वो 150 से 160 डिग्री तक का एंगल शो करती है। जो मतलब यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है वो इतना हो जाता है, 180 से सीधा 150 160 तक आ जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये जो 180 डिग्री एंगल तो नॉर्मल आप यूनिवर्सल याद करके रखते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर या वाटर के अंदर जो बॉन्डिंग होती है 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, ये आप याद रखते हो। लेकिन ऐसा होता है कि वो 150 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक कई बार चेंज होता हुआ अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, अलग तरह के इंटरेक्शंस में देखने को मिलता है। जब डिटेल में पढ़ेंगे ना प्रोटीन्स के बारे में, तो मैं बताऊंगी राइट अल्फा हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, उन सब में किस तरह से एंगल डिफर करते हैं, 150 से 180 तक हम किस तरह से आते हैं वो हम वहां डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी ये तीन चीजों में आपको थोड़ा सा कंपेरिजन अगर दिख जाएगा तो आप इससे बता सकते हो कि जहां 180 डिग्री वाला एंगल है यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वहीं अगर पैरेलल बीटा शीट में आप देखोगे जहां पर ये बॉन्ड एंगल आ जाता है वहां पर
थोड़ी सी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी। तो ये केस तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल बिटवीन डोनर और एक्सेप्टर के बीच में किस तरह का, यानी डायरेक्शनलिटी क्या, उसके बेसिस पर भी आप स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पता कर सकते हो। फिर दूसरा चीज होता है कि नेचर डोनर और एक्सेप्टर एटम का कैसा, कि कैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो नॉर्मली एक पॉइंट हमेशा याद रखना है आपको यहाँ पर कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है, यहाँ पर लिखते हैं हम इसको, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो तब देखने को मिलती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर की ज्यादा होती है एक्सेप्टर के कंपैरिजन में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर की ज्यादा है एक्सेप्टर के कंपैरिजन में, तो उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। यानी नॉर्मली होना क्या चाहिए, यहाँ डोनर है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ एक्सेप्टर है, इस तरह का H2O मॉलिक्यूल है आपके पास। तो उसमें से जो डोनर होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली हायर होगी और स्लाइटली हायर जाएगी इसके कंपैरिजन में। इसकी भी है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसका थोड़ा सा कम रहेगा, ये थोड़ा सा कम रहेगा और ये थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो ये चीज देखने को मिलती है। और जो हाइड्रोजन होता है, तो अगर ये थोड़ा ज्यादा शो कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव जैसा या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसका थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन में मैक्सिमम स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को देखो तो इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। उसी तरह से यहाँ पर डोनर एक्सेप्टर दोनों ऑक्सीजन होंगे, लेकिन एक ऑक्सीजन थोड़ा सा ज्यादा स्टेप से शो करेगी, उस वहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलती है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट था, ज्यादा रेलिवेंट नहीं है इससे, पर फिर भी देख लिया हमने। कभी ऐसा केस भी मिल सकता है जिसमें नाइट्रोजन यहाँ पर डोनर है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक्सेप्टर है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो डोनर है, नाइट्रोजन एक्सेप्टर है। यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है, यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो इनको कंपेयर करोगे तो अभी हमने बात की थी जहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगी वहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यानी यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। ये केस सॉल्व हो गया।